हेलो स्टूडेंट्स, DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र हम कहते किसको हैं? आपके देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है, इसकी परिभाषा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, अर्थात जनता का शासन या लोगों का शासन। संस्कृत में लोक मतलब जनता होता है, संस्कृत में लोक मतलब जनता होता है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? लोक का मतलब जनता हो गया और तंत्र का मतलब शासन। या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनती है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। ठीक है, अर्थात हमारे देश में किसकी सरकार है? जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनाएगी। ठीक है, जैसे जनता के द्वारा अगर हम अपने देश में किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या जो प्रधानमंत्री बना है वह अगले 5 वर्षों के लिए फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, 5 साल बाद जनता जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी या उसको शासन में लाएगी। तो कहने का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार क्या क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ हेडिंगें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अध्याय को पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंगें हैं कुछ। जब हम आपको ये अध्याय पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ मेन टॉपिक आएगा, ऐसा शब्द आएगा, उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे पहला शब्द आपका है गठबंधन। गठबंधन हम कहते किसको हैं? ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम अध्याय को शुरू करेंगे। गठबंधन का मतलब लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। कह रहा है लोगों, संगठनों या पार्टियों का एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है, यह गठबंधन अस्थायी होता है। कह रहा है लोगों, कुछ लोग हों, ठीक है, या कोई पार्टी हो, उनका एकजुट हो जाना क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। परंतु यह अस्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी होता है। यह सुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है। कहने का मतलब जब तक इसमें सुविधा मिल रही है या सुविधाजनक है तब तक यह गठबंधन रह सकता है। अगर किसी को कोई असुविधा हो रही हो तो वह गठबंधन से हट सकता है या गठबंधन तोड़ सकता है। ठीक है, अगला है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह किसको कहते हैं? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर, कहीं पर मतदान होना हो, ठीक है, वहाँ पर कोई एक प्रस्ताव रख दिया जाता है कि आप किसको चुनना चाहते हैं, किसको अपने गांव में प्रधान बनाना चाहते हैं या किसको कुछ बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक प्रस्ताव मतदाताओं के सामने रखकर उस पर हाँ या ना का जवाब लिया जाता है कि आप किसके पक्ष में हैं, ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, उनसे हाँ या ना का जवाब लिया जाता है। यह प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान या किसी कानून या सरकार की किसी भी नीति पर कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है किसी कानून या सरकार की किसी भी
किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 प्रत्याशी किसी गांव में ग्राम पंचायत के लिए उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसमें से अगर हम चाहें तो जो हमारे पास मतदाता हैं जो वोट देने के लिए आए हैं, उनसे हम जवाब ले सकते हैं कि आप किनके पक्ष में हैं, किनके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। अगला है तख्ता पलट। ये काफ़ी बार आपको आएगा। तख्ता पलट। तख्ता पलट हम किसको कहते हैं, किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी। कह रहा है किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से, कानूनी ढंग से नहीं, गैर कानूनी ढंग से किसी भी सरकार को, ठीक है, उसको शासन से हटा देना क्या कहलाता है, तख्ता पलट कहलाता है। यह हिंसक भी हो सकता है और नहीं भी। मजदूरी संघ। मजदूरी संघ मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन। कह रहा है मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने के लिए और उसको बेहतरीन कहने का मतलब यह है कि उसको बेहतर, उसको सूटेबल बनाने के लिए करने के उद्देश्य से मजदूर संघ बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ मजदूर हैं, ठीक है, उनका कोई एक नेता हो गया, ठीक है, उनका कोई संघ हो गया। अगर उनको कोई दिक्कत या तकलीफ हो रही है तो मजदूर संघ में जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है, अगला है मार्शल लॉ। सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। कह रहा है सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में, जहाँ पर सेना प्रशासन और न्यायपालिका को अपने हाथ में ले लेती है और उसके द्वारा जो बनता है कायदे और कानून, इसको क्या हम कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। हड़ताल जानते होंगे सभी लोग। कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग के पूरा ना होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। ठीक है, वीटो इम्पॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने तक असीमित अधिकार देता है, परंतु उसे लागू करने का नहीं। कह रहा है कि वीटो किसी भी अधिकार को मना तो कर सकता है, ठीक है, मना करने का अधिकार देता है, परंतु लागू करने का अधिकार नहीं देता है। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्द थे आशा करते हैं आपको आ गया होगा। अब हम थोड़ा अध्याय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है 1973 का सैनिक तख्ता पलट। 1973 का तख्ता पलट शब्द आया है। ठीक है, या कैसे होता है, क्यों होता है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। अच्छा हाँ, आइंदे कह रहा है, आइंदे को पता चला। आइंदे कौन थे, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। आइंदे, आइंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कहाँ के, चिले के। चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। किसका, पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आइंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू किए। आइंदे 1970 में राष्ट्रपति चुने जाते हैं और गरीबों तथा मजदूरों के लिए अनेक, उनके फ़ायदे के लिए अनेक कार्यक्रम अर्थात योजनाएं शुरू करते हैं। अब जब गरीबों की सोच रहे हैं, गरीबों की सुन रहे हैं
इससे अमीरों को दिक्कत होगी ही। तो कह रहे हैं गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू किए। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने की कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थीं। ठीक है, आइंदे के बारे में यह था। अब सुनिए आइंदे का तख्ता पलट कैसे होता है। कह रहा है 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति के पद छोड़ने को कहा। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश के बाहर चले जाने से इनकार किया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिससे कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। कुछ इनका भाषण है, ठीक है, उसको फिर हम अभी देख लेते हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे। इन फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। ठीक है, लोकतंत्र में यह स्वतंत्रता रहती है, यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी के सरकार चुन सकते हैं। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ है। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक साथ या एक समान नहीं हुआ है। यह पहले कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। 1900 से और 1950 में किस महादेश में सबसे ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं? किस महादेश में जब लोकतंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। चलिए ठीक है, कह रहा अगला, लोकतंत्र के विस्तार में विभिन्न चरण। लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, है ना। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास में आपका है, ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। उपनिवेश का मतलब समझते हैं, उपनिवास, जैसे निवास करने का स्थान कहीं और हो और किसी चीज़ को भी कहीं और अपना उपनिवेश बनाए रखे। जैसे अंग्रेज क्या थे, भारत को अपना उपनिवेश समझते थे। ठीक है, वे थे कहाँ के और यहाँ पर आके रह रहे थे, अर्थात इनका एक उपनिवास के रूप में था। ठीक है, उपनिवेश। हाँ, आगे है यूरोप में जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कह रहा है कि यूरोप में जितने भी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे थे वे देश भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे या अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। ठीक है, जिनके पास संपत्ति है वे वोट देंगे, जिनके पास संपत्ति नहीं है वे वोट नहीं देंगे। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार
मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे देश में अश्वेतों 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोग वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है लोकतंत्र की वापसी। पिनोशो के सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ। सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह करने का फैसला किया। ठीक है, वहाँ पर सैनिक शासन तब समाप्त हो गया जब उन्होंने कहा कि हम जनमत संग्रह करेंगे। ठीक है, करने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन में कह रहा है पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह करने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशो के सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनोशो की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा हेडिंग हम बता दे रहे हैं। इतिहास की बुक अध्याय बड़ा है, सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो सकती हैं। जो आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता है उसको हम बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग बुक से स्टडी करते रहिए, क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है। हाँ, जो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बता दिए गठबंधन, तख्ता पलट, जनमत संग्रह। ठीक है, इस चीज़ों को आप सुनकर या किसी तरह से आप नोट कर लेना, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखिए।